नज़र आदाब प्रोग्राम हालात के हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से वो अपनी आबादी को, अपने सिटीजन्स को रोज़गार के मीनिंगफुल मौक़े जो है वो फराहम कर सके। अब ये भी एक हकीकत है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों को वो अपनी ही एम्प्लॉयमेंट में ले लें, यानी सरकारी मुलाजमतें फराहम करें। तो इसके लिए जो एक मुतबादिल है वो ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं, यानी लोगों को इस चीज़ की तरगीब देती हैं कि वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उससे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौके जो है वो फराहम करें। और इसके लिए उन लोगों की आनत की जाती है, उनकी मावनत की जाती है, उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वगैरह होती हैं जो मरतब की जाती हैं सिर्फ इस गर्ज से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी तरफ राग़िब करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स शुरू करने की तरगीब दी जा सके। तो हमारे यहाँ पे भी एक फुल फ्लेज्ड अदारा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहा है इसी चीज़ के हवाले से, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो आज हमारे साथ जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब हैं जो कि इसी EDI के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, डायरेक्टर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये जो EDI है क्या कुछ कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ावा दिया जा सके। और उनके साथ बैठे हैं जनाब विशाल री साहब जो कि सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड बिजनेस मॉडलिंग या जिसको CIIBM कहते हैं उसके इंचार्ज हैं, जो कि EDI के ही तहत काम करता है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है एज फार एज ये जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। जी भट्ट साहब, थोड़ा बहुत तो मैंने तमहीद में बता दिया। अब बहैसियत EDI के सरबराह के हम चाहेंगे कि तमहीदी कलमात हम आपसे लें। रोज़ साहब, सबसे पहले आपको भी मेरा सलाम आदाब और नाजरीन को भी मेरा सलाम और आदाब। जो जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, इसका जो डोमेन है, इसका जो काम है वो ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो काउंसलिंग पर है, मेंटरिंग और गाइडिंग। जो भी यूथ्स हमारे हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको जो भी फाइनल ईयर हैं, स्पेशली फाइनल स्टूडेंट्स है, उनको गाइड करना है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उस बच्चे को पहले से ही एक आइडिया दिया होता है, आपको सरकारी नौकरी करनी है या आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। लेकिन अलग से भी एक बड़ा फील्ड आज के दौर में है जो हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। एक इंसान अपना इज्जत वाला रोज़गार कमा सकता है, उसमें सरकार की जो स्कीमें हैं उनमें जो मावनत करनी है, उनमें जो रहबरी करनी है, उसमें EDI का एक बड़ा रोल है। जी बट साहब, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए। एक तो यह है कि EDI के पास जो लोग आते हैं मुख्तलिफ गाइडेंस के लिए, लेकिन दूसरा ये है कि क्या EDI भी जाती है लोगों के पास? क्या ये टू वे ट्रैफिक है? यानी आप क्या कोलैबोरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, या मुख्तलिफ जो और भी अदारे हो सकते हैं जहाँ से आपको आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिलेंगे? रूफ साहब, आपने भी थ्रू मीडिया देखा होगा कि हम तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुंछ, राजौरी से लेके किश्तवाड़ तक, यहाँ किश्तवाड़, डोडा, रामबन, जो भी दूर दराज के, उन पर भी बराबर फोकस है। जितना हमारा सेंट्रल लेवल पर है उतना जो दूर दराज के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर भी बराबर हमारा फोकस है कि हम चाहते हैं कि अगर सब बच्चे यहाँ हमारे पास नहीं आ पाएँ तो हम उनके पास जाएं। मैं अपनी टीम लेकर जाता हूँ, जो हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या वर्टिकल्स हैं उनके हेड। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है फ्यूचर में। जब आप कॉलेज से निकलोगे, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलोगे, तो आपके लिए सरकार के पास कितनी स्कीमें हैं। हमने इस स्कीम के बारे में एक कंपोडियम भी तरतीब दिया है, तो अनकरीब हम उसको सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म में भी पब्लिक डोमेन में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स तक हमारी पहुंच हो, रसाई हो, और उनको ये पता चलेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स क्या हैं सरकार की, और जो हमारा रोल है, एक तो हमने कहा गाइडिंग करना, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो उसको डीपीआर की जरूरत पड़ेगी। उस डीपीआर के लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो उनको प्रॉपरली काउंसलिंग करेंगे और बना के भी देंगे। जी, विशाल रे साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपका ये जो सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड बिजनेस मॉडलिंग, तो एज द नेम सिग्निफाइज, बड़ा अट्रैक्टिव सा, बड़ा कैची सा नेम है, तो आपसे थोड़ी वो तमहीद में जानना चाहेंगे कि क्या करता है ये जो CIIBM है। जी, ये एक वर्टिकल है जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का, जी, जिसका फोकस है कि हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके अंदर हम जितने स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं जो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनके बिजनेस आइडियाज़ को हम मार्केटेबल बनाएं। तो उनका प्रोटोटाइप बनाना है, उनको मेंटरिंग का सपोर्ट देना है, उनको मार्केटेबल बनाने के लिए हम उनको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर आते हैं, उनमें कोशिश करते हैं कि उनको हम बेनिफिट दे सकें। जैसे पेटेंट के लिए उनको हेल्प चाहिए और उसके बाद बाकी मार्केट सपोर्ट चाहिए, तो ये सब सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, बिजनेस मॉडलिंग का काम रहता है EDI में। तो बेसिकली आज की डेट तक अगर हम कहें तो इसमें तकरीबन 35 स्टार्टअप्स को हमने इंक्यूबेट किया है जी। और कोविड के बाद चूंकि बहुत सारा प्रोसेस वर्चुअल हो गया था, तो अभी हमारे पास 2 ही स्टार्टअप्स हैं जिनको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम थोड़े से ट्रांजिशन फेज में हैं अभी। JNK गवर्नमेंट की अगर बात करें कि पॉलिसी नहीं आ रही है, तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हमें बहुत दूर तक का मंजिल तय करना है जम्मू कश्मीर को इन स्टार्टअप्स में। पहले हम सिर्फ 1000 स्टार्टअप्स को फोकस कर रहे थे इस पॉलिसी के अंदर, तो अब पूरी JNK कोशिश करेगी तकरीबन 5 सालों के अंदर हम। अभी रूस साहब, हम कंट्री में देख रहे हैं, तमाम कंट्री में, हमारी कंट्री में कि एक माहौल बन रहा है स्टार्टअप्स का। आप हर जगह स्टार्टअप्स के बारे में सुनेंगे। जी, इनफैक्ट मेरा जो आपसे अगला सवाल था वो यही था कि अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो ये स्टार्टअप आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी ज़्यादा कॉइनेज थी, लेकिन आजकल जहाँ कहीं पे भी बात होती है, ग्लोबल इकॉनमी की बात होती है, लोकल इकॉनमी की बात होती है, तो स्टार्टअप वर्ड जो है वो ज़रूरी आता है। तो इस वक्त जो G20 की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे हो रही हैं, तो उनमें भी स्टार्टअप्स जो है एक फोकल पॉइंट है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप ये डिफाइन करें कि ये स्टार्टअप हम कहते किस चीज़ को। हाँ बिल्कुल, रूप साहब आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ JNK के यूथ के लिए थोड़ा गाइडिंग के लिए हम बताएंगे स्टार्टअप क्या है। जी, स्टार्टअप एक एग्जांपल देके हम समझाएंगे कि कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्टअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। स्टार्टअप है आइडिया और इनोवेटिव आइडिया जी। अगर हम अभी वालनट को जब हम सफाई करते हैं, अपने हाथों से मैनुअली इसको सफाई करते थे जी। अगर इसी वालनट को हम एक मशीन बना के, डेहलिंग मशीन जी, जो प्रॉपरली उसकी डेहलिंग करे, कुछ बनी है, लेकिन उस डेहलिंग को भी बनाए। जैसे हमारे पास एप्पल ग्रेडिंग मशीन है, इस एप्पल ग्रेडिंग मशीन को इनोवेट करके लोकल डिमांड के हिसाब से बनाना है। हमारे यूथ भी उसमें काम कर सकते हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो NITs यहाँ हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका बड़ा रोल है। वहाँ से हमारे टेक्निकल मॉडल आ सकते हैं, निकल सकते हैं। कुछ लड़के करते भी हैं काम ऐसे। जैसे यहाँ एक लड़का है श्रीनगर में, उसने स्टोरेज फ्री वो एक राइस कुकर बनाया है जी। एक उसी लड़के ने जो हमारे घरों में गैस होता है, LPG गैस जी, तो हैजार्डस बनता है, रात को हम खुला रखते हैं, क्या होता है, तो उसने एक अलार्म उसके साथ जोड़ दिया है जी। तो वो जब भी ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी उसमें अलार्म आएगा। इसको भी हम कह सकते हैं कि एक नया इनोवेटिव आइडिया है। तो जो भी नया चीज़ है इनोवेशन में काम करने में, जैसा हम कंसंट्रेट बनाते हैं, एप्पल कंसंट्रेट रॉ फॉर्म में बनता है। इसी एप्पल कंसंट्रेट को हम अगर कोई अच्छा सा मॉडल बनाएंगे, जैसे लस्सी आती है, अब लस्सी आती है एक अच्छे फ्लेवर में आती है, एक बोतल में आती है, एक अलग से। ऐसे हम इस जूस को अगर हम डिफरेंट फ्लेवर करके एक अच्छा सा मॉडल दे के, अच्छा सा पैकिंग करके, ये भी हम इसको एक बिजनेस मॉडल कहलाएंगे और इसको एक स्टार्टअप कह सकते हैं। अब क्या ये जो स्टार्टअप्स आते हैं, क्या इनके लिए कोई एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं या कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स ऐसे हैं एज सच? इससे पहले कि हम स्टार्टअप पॉलिसी की बात करेंगे, 1-2 बातें और मैं इसमें अर्ज करूं कि हम चुने गए थे इसी इंक्यूबेशन के सिलसिले में। वहाँ के जो IITians हैं, वहाँ उनको सपोर्ट है टीचर्स का भी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने एक
एक मशीन बनाई है जी, सिंगल मशीन, जो डिफरेंट आइटम्स बनाते फूड के जी। तो इसी तरह एक दूसरी एक स्टार्टअप ने ऐसा बनाया है कि एक मशीन बनाई है, वो रीड करती है, जो ब्लाइंड हमारे लोग देख नहीं सकते हैं, वो रीड करती है तो ऑडियो सुन के वो याद रखते हैं, वो भी एक मशीन बना। एक ड्रोन बनाया उन्होंने जो 1000 किलोमीटर से ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है। तो ये होते हैं टेक्निकल मॉडल। बिजनेस मॉडल भी हैं, जैसे हमने उसका डिहेलिंग का कहा या ये ग्रेडिंग का कहा। तो जहां तक पॉलिसी की बात है, पॉलिसी मेरे हाथ में नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, मेरे हाथ में इस वक्त जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी 218। तो जो आपने इस पॉलिसी की बात की 2018, ये ऑलरेडी हमारे पास पॉलिसी बनी है जी। क्योंकि इसमें ऑपरेशन गाइडलाइंस का इशू था, तो जो ही हमने ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से टेकअप किया, तो उसमें हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, उनकी तरफ से हिदायत आई है, अगर हमने ऑपरेशन गाइडलाइंस को बनाना ही अब है तो क्यों ना हम इसको भी थोड़ा अपडेट करें इस पॉलिसी को। तो इस पॉलिसी को हमने आज की डेट में, ये ट्रांजिट फेज में है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर ये आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो इसको हम अपडेट करके जो वर्ल्ड की अच्छी, ये जो स्टेट, ये हमारी कंट्री की अच्छी जो पॉलिसीज हैं उनको लेके जोड़ के हम एक अच्छा पॉलिसी देने जा रहे हैं 2024-27 जो कहलाएगी 5 साल की। तो उसमें हमें टारगेट है कि 5 साल में हम 3000 स्टार्टअप्स रजिस्टर करवे, दिस इज मिनिमम टारगेट। तो इसमें जो हम कह रहे हैं, जो प्रपोज्ड है कि इसमें क्या फायदा मिलेगा एक स्टार्टअप को, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम इसको ट्रेनिंग देंगे हम 3 महीने की, जिसको हम इंक्यूबेशन करेंगे। जैसा विशाल जी ने बताया कि हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ पांपोर में भी है, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 महीने हम इसको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको रजिस्टर होना पड़ेगा, हमारी जो जेके स्टार्टअप पॉलिसी है उस पर इसको रजिस्टर होने पडेगा। तो ये अपने आप को रजिस्टर कराएगा जेके स्टार्टअप पॉलिसी पर। उसका जो एड्रेस है दैट इज startupjk.com। startupjk.com पर ये अपना रजिस्टर कर सकता है। जब उसको टास्क फोर्स ओके करेगी, सिलेक्ट करेगी, तब हम उसको इंक्यूबेशन भी देंगे तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट, मिनिमम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अगर इसको ज़्यादा टाइम लगता है तो वो भी देखेंगे। उसके बाद ये क्वालिफाई होता है एक ग्रांट के लिए, जिसमें हमें मिनिमम 10 लाख रुपए हमने प्रपोज किया है कि 10 लाख रुपए इसको ग्रांट देंगे, ताकि जिसका जो इसका आइडिया है, ये आइडिया परवान चढ़े, ये आगे जाए, तो ये कोई अच्छा सा ये इनोवेशन कर पाए। तो इसमें हम इसको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं 1 साल के लिए। अगर मेल है तो उसको हम 10,000 पर मंथ के हिसाब दे रहे हैं 1 साल के लिए। अगर फीमेल या शेड्यूल ट्राइब है तो उसको 15,000 हमने प्रपोज किया है कि मंथली देंगे स्टेपन, ताकि ये थोड़ा सा हम कहेंगे अपने टांगों पर खड़ा हो जाए। तो इसमें इसको अगर कोई मावनत है, सपोर्ट है, काउंसलिंग है, उसमें EDI के जो लिएजान अफसर हैं वो इसको सपोर्ट करें। उसमें विशाल जी भी एक हैं, दूसरे इम्तियाज़ जी भी हैं, और एक सेल भी हमने बनाई है प्रॉपर जो स्टार्टअप की है, उसमें इसको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। और भी कुछ हैं इंसेंटिव जो इसको दिए जाएंगे। विशाल जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसके जहन में कोई आइडिया आता है, कोई बिजनेस मॉडल है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के हिसाब से उसको कैसे अप्रोच कर सकता है EDI को, एंड फिर EDI कैसे उसकी मावनत करता है, कैसे उसकी हैंड होल्डिंग करता है, कैसे उसको एनकरेज और एंथूज करता है? रोज साहब, इसमें 2 बातें हैं जी। पहली बात है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया है, और वो एक नॉर्मल आइडिया है, उसमें कोई नई इनोवेशन नहीं है, लेकिन एक स्कोप है मार्केट में जिसके लिए वो हमें अप्रोच कर सकता है, और हम उसे गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की तरफ डायरेक्ट करेंगे कि इसमें बेहतरीन इंसेंटिव आपको मिलता है, सपोर्ट सिस्टम मिलता है, या लीगल फ्रेमवर्क इसका इस तरह से है, और मार्केट में इस तरह की सपोर्ट अवेलेबल है जिसको वो अवेल कर सकता है, क्योंकि सारे इंसेंटिव हमारे पास नहीं है, अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास है। बाकी एक अलग लीग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स की है। और स्टार्टअप्स की अगर मैं वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें एक एग्जिस्टिंग बिजनेस आ सकता है जो पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूं। अगर कोई 23 में अप्लाई कर रहा है तो पिछले 7 सालों में ही शुड बी एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वो 7 सालों से एग्जिस्टिंग हो सकता है, किसी पुराने बिजनेस को तोड़ के मोड़ के नई कंपनी ना बनाई हो, किसी की पहले किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोई हिस्सा ना रहा हो, और उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ इनोवेशन हो, तो या वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो जिसमें प्रोडक्ट प्रोसेस या डिजाइन में कोई नई चेंज लेके आ रहा हो। तो ये सब लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, 25 करोड़ से ज्यादा इनका सालाना टर्नओवर किसी भी साल में ना गया हो, तो उनको हम स्टार्टअप में
में कंसिडर करते हैं। जी। जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए तो अलग ऑप्शंस हैं, और जो जनरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि किसी इंसान को 25 लाख या 50 लाख तक की इमदाद चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम खादी विलेज बोर्ड है या DIC है, वो प्रोवाइड करता है, तो वो डायरेक्टली वहां से फंडिंग ले सकते हैं। अगर मिशन यूथ की बात करेंगे, 12 से ज्यादा स्कीम्स उनके अम्ब्रेला में, तो कुछ वुमेन सेंट्रिक हैं, कुछ यूथ क्लब्स हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अगर उनकी स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव एक स्कीम में 20 लाख तक की फंडिंग उसमें अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूंगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास अलग अलग स्कीम्स है जिसके अंदर वो जा सकते हैं, और हम उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं और बैंक तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप पॉलिसी में जब अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, उसको फिजिकल कुछ मूव नहीं करना है। अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जाना है startupjk.com पे, वहां पे अपने आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर एज एन स्टार्टअप करना है, और जब वो स्टार्टअप रजिस्टर कर लेता है देन ही इज एलिजिबल टू गेट सर्टेन इंसेंटिव्स। लेकिन इंसेंटिव का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जब वो अप्लाई करता है इंसेंटिव के लिए, तो एक टास्क कमेटी बैठी है जिसको हेड करते हैं हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर। तो वो कमेटी जो है उस पर डिसाइड करती है कि इनको कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि महीने का 10,000 से 12,000 या 15,000 तक का एक मंथली स्टाइपेंड है, एक साल तक एक स्टार्टअप को मिलेगा, ताकि वो कोई काम छोड़ के बैठा है तो उसको कुछ मदद मिल सके बिजनेस करने के लिए। 10 लाख और 12 लाख तक की मदद उसको अपना प्रोटोटाइप बनाना है। जैसे वो उसके पास आइडिया है, अब उसको एक प्रोटोटाइप बनाना है, जिस प्रोटोटाइप को वो चेक करेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। लेकिन अगर किसी का प्रोटोटाइप बना है और वो उसको मार्केटिंग में इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये 10 लाख रुपए का इंतजाम जो है, इस्तेमाल जो है, वो मार्केटिंग के लिए भी कर सकता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या मार्केटिंग के लिए 10 लाख की इमदाद है। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं और उनके पास नई इनोवेशंस हैं, तो उनको सपोर्ट सिस्टम में कुछ एक इमदाद, तकरीबन 5 लाख रुपए तक की इमदाद इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग के लिए जो है वो भी मिलती है, क्योंकि पेटेंट फाइलिंग एक कॉस्टली अफेयर है, तो गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोविजन रखा है। उसके अलावा डोमेस्टिक पेटेंट के लिए भी कुछ सपोर्ट यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद मार्केटिंग के लिए हम चैनल्स बना रहे हैं कि अलग इदारों से मिलके उनको एक मार्केटिंग का सपोर्ट जो है वो भी मिल सके। लेकिन मोस्टली जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो एक बेहतरीन आइडिया के साथ आते हैं, तो उनको अपना विजन पता है कि उनको एक स्केलेबल बिजनेस करना है। तो ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, हम उनको सिर्फ एनकरेज करते हैं थ्रू दिस पॉलिसी। बाकी दे आर वेरी मच फ्री टू डू देयर बिजनेस अक्रॉस कंट्री, आउटसाइड कंट्री। प्लस इसमें रूफ साहब हम फोकस एरियाज पर भी बात करेंगे। जैसे हमारे फोकस एरियाज क्या है, अगर हमारे J&K की बात करेंगे तो हमारा यहाँ फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह हमारा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरीज, शीप, पोल्ट्री, इसका एक बड़ा पोटेंशियल है। ये हमारे फोकस एरियाज है हमारी स्टार्टअप पॉलिसी में। व्हाट अबाउट और हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस? वो भी है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम भी है, उसकी डिजाइनिंग वो भी है, टेक्सटाइल का है, फैशन टेक्नोलॉजी का है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें आप फार्मा इंडस्ट्री को भी रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इसमें जोड़ा गया है। कोशिश हमारी रहेगी कि जो लोकल हमारा रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अगर हार्टिकल्चर की बात करेंगे 22 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा एप्पल है, इसमें हम 10 एक चीज़ें बना सकते हैं। अगर अब बाहर यहाँ चेन्नई की बात करेंगे या केरला की बात करेंगे, कोकोनट के कितने प्रोडक्ट्स, उसके साबुन भी बनती है, उसी से खाने की 10 चीज़ें भी बनती है। अभी हमारा जो टॉफ़ी आता है एप्पल का कहीं बाहर से आता है, हम यहाँ नहीं टॉफ़ी बना सकते हैं, एप्पल टॉफ़ी, एप्पल सोप, एप्पल के जो 10 वो जैम, जूस, जेली, मतलब उसमें बहुत काम करने की गुजाइश है, पोटेंशियल है। तो इसमें हम इंशाल्लाह गाइड कर रहे हैं, और आपकी वसादत से ये मैं यूथ से बताऊंगा कि कुछ नंबर भी शेयर करूंगा कि हमारे जो दरवाजे हैं, हमारी जो सर्विस है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी उनके लिए। कुछ फ़ोन नंबर्स भी शेयर करूंगा, जैसे हमारे रीजनल ऑफिस पांपोर का नंबर है 019332212। इसी तरह हम जम्मू बड़ी ब्रह्मना का नंबर शेयर करेंगे रीजनल ऑफिस का 01923222452। इसी तरह हमारा जो मेल है dir.sectti.edi@gmail.com, और हमारा जो स्टार्टअप का पोर्टल है दैट इज startupjk.com, उस पर भी ये रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्टार्टअप। और जो हमारे ये CIIBM के 2 इंचार्ज हैं, एक विशाल जी हैं और इम्तियाज़ मल्ला जी हैं, इनके नंबर भी मैं शेयर करूं कि हमारे यूथ कभी भी चाहें इनसे फ़ोन पर बात करके गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, या फिजिकली भी आ सकते हैं हमारे दफ्तर। हमारे दफ्तर डिस्ट्रिक्टों में भी है, हमारे 2 वुमेन सेंटर भी हैं, एक लाल चौक में है, एक यहाँ जम्मू हाट में भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। जो विशाल जी हैं इनके नंबर है 9419216208, और जो इम्तियाज़ मल्ला साहब हैं CBI के इंचार्ज CIIBM के, वो 9419975222। तो इनसे भी ये स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
جی وشال جی، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آلریڈی کوئی کسی بزنس میں ہے، کافی سالوں سے ہے، اور اس میں کوئی انوویشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی معاونت ہو سکتی ہے. مطلب مان لیجئے کہ یہاں پہ جیسے بہت سارے ہمارے ایسے کارخانے ہیں جو وچ ہیو بین اے بگ ڈرا ایز فار ایز کشمیر آرٹس آر کنسرنڈ، اور دے ہیو بین بگ کنٹریبیوٹرز ٹو آور اکانومی ایز ویل. لائک مان لیجئے ہماری جو ووڈ انڈسٹری ہے یہاں پہ، والنٹ ووڈ وغیرہ کا جو کام ہے، اب پچھلے کئی ایک سالوں سے کچھ ٹیکنالوجیکل ایسی ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، جیسے فار انسٹنس CNC ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو کارونگ ہے وہ بزنس ہی جو ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے. کلسٹر کی بات کر رہے ہیں، کلسٹرز کو ڈیولپ کرنا ہے. نہ، میں کلسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیویجولی فار انسٹنس میرے پاس کوئی کارخانہ ہے جو میرے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو ماڈرن لائنز پہ ایکسپینشن کروں، تھوڑا کچھ ماڈرنائز کروں، تو کیا میرے لیے کوئی انسینٹیو ہے، کوئی میرے لیے کوئی پروگرام یا کوئی پالیسی ہے؟ بالکل ہے. انوویشن کی جب ہم بات کریں گے، اگر ہم اپنے بزنس کو انوویٹ کریں گے، جی، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے گیزر بناتے تھے، جی، وہ کاسٹلی بنتا تھا، جی، وہی گیزر آج کی ڈیٹ میں اس کو ریٹ ڈاؤن کیا گیا، سستا بنایا گیا ہے. جی، یا اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے بجلی اویلیبل رہتی ہے تو آپ کو گیزر نہیں کرنا ہے، آپ کو انسٹنٹ گیزر لگانا ہے، جی، جس میں آپ کا کم انرجی کنزپشن ہوتا ہے. جی، تو ماڈلز نئے نئے ہمیں بنانے ہیں. اگر ہمیں ابسولوٹ ٹیکنالوجی پرانی ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. جو نئے ڈیمانڈ ہماری جو مارکیٹ ڈیمانڈ ہے، جی، ہم ایک پروڈکٹ تب بنانا ہے جب ہم نے مارکیٹ سروے کر کے دیکھنا ہے جی، مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں آج آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے ہر ایک چیز کی. آج کھانا بھی آپ آرڈر کرتے ہیں آن لائن، جی، آج دوسری چیزیں بھی آن لائن. آج آپ کو شاپ نہیں لینا ہے، آج آپ کو کارخانہ بڑا نہیں لینا ہے، آپ کو زیادہ لینڈ نہیں لینا ہے. آپ کو چھوٹا موٹا کہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں آئی کلاوڈ کچن، جو کلاوڈ کچن گھر میں چھوٹا موٹا، اس میں بھی آپ بڑا کام کر سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں آپشنز بہت ساری ہیں بچوں کی. ہم نے جب باہر کے اسٹیٹس کا بھی دورہ کیا، ہم نے دیکھا کہ کافی بزنس ماڈلز آج کی ڈیٹ میں لڑکے کر رہے ہیں، یوتھز کر رہے ہیں اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اب وشال جی، بہت سارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جب کوئی چیز نئی کرنی ہو تو اس میں بہت سارے اپس اینڈ بٹس ہوتے ہیں، بہت سارے سسپیشنز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی ایک ایسے نوجوان کے لیے جو ابھی کالج سے نکلا ہے یا ابھی یونیورسٹی سے نکلا ہے، اور اس کے پیچھے پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا خاصا فائنانشل کوشننگ ہو. تو یہ جو اس کے ڈاؤٹس ہیں، اس کے انہیبیشنز ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ EDI کے پاس آ کر کے اپنے جو اس کے ذہن میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں ان کا ازالہ وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ Is there a provision for جی such a بالکل thing? دیر از اے پروویژن، بٹ دا ویری فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ ایوری انڈیویجول از ناٹ مینٹ ٹو بی این انٹرپرینور. پہلی چیز تو یہ ہے. جی، اس میں ایک بیسک قوت کے ساتھ ساتھ میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ بزنس میں آ رہا ہے، اور یہ بہت مشکل بھی نہیں لیکن بہت آسان رستہ بھی نہیں ہے. اگر وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس رستے ہیں. جہاں تک ہمارے ادارے کی طرف سے سپورٹ کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی فائنینشیل، ٹیکنیکل، DPR اور تھوڑی بہت مارکیٹ کی، کیونکہ وشال جی سب سے جو بڑی بات ہم کہیں گے، یہ سکسیسفل تب بن سکتا ہے جب یہ مائنڈ میں رکھے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. جی، اگر اس کے ذہن میں کہیں رہا کہ مجھے کہیں سرکاری نوکری بھی ملنی چاہیے، جی، تب یہ ایک سکسیسفل انٹرپرینورشپ نہیں بن سکتا ہے. obviously وہ کلیئر آئیڈیا. میں ایک ایگزامپل یہاں کوٹ کروں گا پیارے ضیاء خان کی، جو ناگپور میں رہتا ہے. اس نے آٹو سے اپنا کام شروع کیا ہے، ایک سلم میں رہتا تھا. اس کو ہم نے یہاں بھی انوائٹ کیا تھا، یہاں کافی سارے اپنے یوتھز کو بھی بلایا تھا تاکہ وہ انکریج ہو جائیں اس کی اس ہسٹری سے، اس کی اس پالیسی سے، اسٹوری سے. تو سلم سے آٹو سے جب وہ 20 روپیہ بھی اس کو شام کو نہیں بچتا تھا، آج کی ڈیٹ میں وہی پیارے ضیاء خان کروڑوں کا اس کا ٹرن اوور ہے، 600 کروڑ کا ٹرن اوور ہے، اور 15 جگہ اس کو یہاں کنٹری میں آفسز ہیں، اور 150 ایوارڈ اس کو ملے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. اب نارملی جب ہم بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی یا اسٹارٹ اپس کی، تو جو اس کی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے نارملی ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان جو فریشرز ہیں. تو اگر کسی مان لیجئے کہ میرے جیسا مڈل ایجڈ پرسن، میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے، تو کیا میں بھی کر سکتا ہوں؟ بالکل. اس میں کون سی بائنڈنگ ہے؟
इसमें बाइंडिंग नहीं है इस चीज में। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलप की तो हमारा फोकस होता है, वो फोकस एरियाज होते हैं, वो फोकस एरियाज है कि जो यूथ्स हैं उनको फोकस एरियाज हैं, लेकिन कोई भी कर सकता है, उसके लिए हम गाइडेंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है या ना कोई रुकावट है। रूफ साहब, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आप सरकारी स्कीम में आना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइंस हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। आपका जमीर है, आपका विजन आइडिया और आपकी मार्केट है, तो एज कोई बैरियर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में। अब रूफ साहब, जो एंजल इन्वेस्टर की बात है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समझो मैं यूथ हूं, मैंने काम स्टार्ट करना है, आप मुझे 10-12% दे सकते हैं अपना ये कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, और आप उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं 12। आप एंजल इन्वेस्टर बन गए, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट आता है जाएगा, आपको 12% उसमें अपना शेयर मिलेगा। नहीं, ये सारी चीजें तो जब होंगी ना, जब यहाँ पे एक बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स होंगे जिनकी तरकीब लेकर के और बन रहा है पिछले दिनों तरफ जाएंगे। पिछले दिनों हमने वो सो टू से स्टार्ट अप पिछले दिनों हमने एक जगह इंसेप्शन में है, पिछले जगह ऊंतीपुरा हमने एक विजिट किया, वहाँ एक छोटी सी लड़की ने उसका वो रास का फिश फार्म है उसने स्टार्ट किया 2 कनाल में, तो उसका माशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल वो चल रहा है। तो मैंने कहा पहले कि कोई रॉकेट साइंस नहीं सोचना है, जो हमें हो सकता है, फिशरीज हो सकता है, पोल्ट्री हो सकता है, हमारा डेयरी हो सकता है, जो पोटेंशियल एरियाज है उन पर हम काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। और जो फिश की बात की, अगर मैं कहता हूँ 22 लाख मीट्रिक टन एप्पल में ये पोटेंशियल है, तो आपकी 22 के 25 लाख अगर आप मीट्रिक टन ये ट्राउट बनाएंगे, उसमें आपको मार्केट है नेशनल इंटरनेशनल। अब एक और जो गालिबन मेरे आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा आपसे, वो ये कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ हैं जिनको मैं बिजनेस मॉडल के तौर पे, एक वायबल मॉडल के तौर पे देखना चाहता हूं ऑन ग्राउंड। मुझे आपकी किसी भी स्कीम से कोई इस्तेफादा नहीं करना है, मुझे कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं चाहिए है, पैसा भी मैं अपना लगाऊंगा, सब कुछ मैं खुद से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे चाहिए गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, जो मुझे सही रास्ता दिखाए, एन एजेंसी विच हेल्प्स मी टू थिंक लाउड। तो क्या ईडीए मेरी उस मामले में मावनत कर सकता है? रूफ साहब, न सिर्फ यूथ्स को, मैं लाइन डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ आपके प्लेटफार्म से ये सजेस्ट करता हूँ, उनके सर्विस देने के लिए भी हम तैयार हैं। अगर टूरिज्म को कोई सर्वे करवाना है, हम तैयार कर, अगर सोशल वेलफेयर को कोई सर्वे करवाना है, ईडीआई उसमें आपको सपोर्ट देगी। कोई भी सर्वे, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे दूसरी कोई रिलेटेड हो या यूथ रिलेटेड हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यूथ्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम कभी मना नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ को भेज रहे हैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉलेज में, हर लाइन डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं। अगर हार्टिकल्चर का ओपी में आज ट्रेनिंग है, हमने एग्री कर दिया है उनको। अगर मिशन यूथ के 65,000 को ट्रेन करना है, हमने उनको एग्री किया है, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। तो क्या ईडीआई के पास ऐसे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं? बिल्कुल, हमारे पास हाईली क्वालिफाइड हैं, जो पीएचडी भी हैं, एमबीए भी हैं, लगभग 100-200 के करीब हमारा स्टाफ है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4-5 अफसर भी हैं जो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, जो वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड है इस सिलसिले में, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस भी है। और एक्सपीरियंस को अपडेट करने के लिए हम इनको बाहर के स्टेट्स में भी भेज रहे हैं। जैसा हमने रिसेंटली अहमदाबाद का EDII अहमदाबाद का दौरा किया, तो वहाँ भी हम अपने स्टाफ को फर्दर वो अपग्रेडेशन के लिए भेज रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल जिस पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, मेरा सवाल आप दोनों से होगा, पर्सनल सा है बट इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मेरे जहन में आया कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बना है, जिस किस्म की पॉलिसीज आर देयर इन वोग, तो क्या अगर आपको मान लीजिए आज से कुछ साल पहले जब आप लोगों ने व्हेन यू ऑप्टेड फॉर गवर्नमेंट सर्विस, तो क्या अगर ऐसा माहौल आपको मिलता जैसा कि आजकल है, तो व्हाट वुड हैव बीन योर चॉइस? वुड यू हैव गॉन इनटू ब्यूरोक्रेसी, इनटू गवर्नमेंट सर्विस और इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? अगर ईमानदारी और सच्चाई की बात कह रहे हैं तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप ही चूज करूंगा जी। और आज की डेट में चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का बड़ा सपोर्ट है, स्कीम्स बड़ी अच्छी हैं, लिक्विडिटी है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप ही लेना चाहूंगा। विशाल जी, आप? ये सवाल हमें मोस्टली फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में और सबको वो फायदे बताते हैं सरकारी नौकरी में रह के, जिनके फायदे हम नहीं ले रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम जानते हुए और आज जो हालात हैं, मैं मानूंगा एंटरप्रेन्योरशिप एक बेस्ट वे है आपके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि सैलरी जो हमें मिलती है तो टैक्स काट के मिलती है अब तो अगर आप कहें कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो वो बात नहीं है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी आपको पता है कि गवर्नमेंट किसी भी ऑर्डर पे किसी तरह से भी
اور تیسری اگر بات کریں کہ آپ کوئی بہت زیادہ کما لیں گے, آپ 6 گھنٹے کے بجائے 9 گھنٹے کام کر لیں. اعجاز صاحب ہیں, جب سے آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں, بٹ ان کی سیلری سرکار کے حساب سے ہی بڑھے گی. تو انسینٹیو میرے حساب سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. بالکل. تو یہی ایک آپشن ہے. اور آپ کو ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ بتانی ضروری ہے. آپ نے اپنی عمر کے حساب سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا ہے, تو اسٹارٹ اپ پالیسی جو ہے دیٹ از irrespective آف یور qualification اینڈ ایج, یو کین بی اے اسٹارٹ اپ, دیٹ از انڈر پالیسی itself. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام کا اس سے اچھا کنکلوژن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے جو دو گیسٹ ہیں جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آنٹرپرینیورشپ کو بڑھاوا دینے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو چنا ہوا ہے, ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آج کل کا ماحول ان کو دستیاب ہو تو انسٹیڈ آف آپٹنگ فار گورنمنٹ سروس وہ چوز کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے طور سے کوئی نہ کوئی کام کریں, کوئی نہ کوئی بزنس کریں. تو اعجاز بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, وشال رے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.